नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज हम बात करेंगे दिल्ली सेवा कानून 2023 के विषय में, जो कि अभी हाल ही में संसद से पारित हुआ। इस कानून के तहत दिल्ली के शासन प्रशासन से संबंधित बहुत सारी रीति नीति परिवर्तित कर दी गई हैं। तो ये कानून हमारे लिए संवैधानिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम इस पूरे प्रकरण को बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से संबंधित कुछ बातें जान लेनी चाहिए। पहली बात ये कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। दूसरी बात ये कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरी बात कि दिल्ली में विधानसभा है और दिल्ली की अपनी सरकार है। तो दिल्ली की अपनी भी सरकार है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार का वहाँ नियंत्रण है और केंद्र सरकार ने नियंत्रण रखने के लिए वहाँ नियुक्त कर रखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल को। इस प्रकार जब दोनों जगह अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं, तो दोनों में शक्तियों के विभाजन को लेकर तकरार उत्पन्न होता है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शक्तियों के विभाजन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य चल रही उठापटक जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक समान गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ केंद्र शासित प्रदेशों का एक सजातीय वर्ग नहीं है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से पृथक है। अनुच्छेद 245A के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCTD को सुई जेनेरिस का दर्जा प्राप्त है। सुई जेनेरिस का दर्जा प्राप्त है का मतलब है कि दिल्ली को एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त है, अनोखा दर्जा प्राप्त है। दिल्ली एक अद्वितीय केंद्र शासित प्रदेश है, उसको अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के समान ट्रीट नहीं किया जा सकता। यह शक्ति देता है अनुच्छेद 245A के आधार पर संविधान दिल्ली को। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विधानसभा दूसरी और तीसरी सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। दिल्ली की जो विधानसभा है वो दूसरी और तीसरी सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि यानी लैंड से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। यानी केंद्र सरकार को 3 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। कौन कौन से? लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस यानी और भूमि यानी लैंड। इन तीनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ। बाकी के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली की विधानसभा को प्राप्त हो गया। अब केंद्र सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तोड़ निकालने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई यानी ऑर्डिनेंस लेकर आई, जिसको संसद से पारित करा लिया गया है। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए हैं और अब यह बन गया है एक कानून, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार संशोधन अधिनियम 2023। हालांकि विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने इस कानून का विरोध किया है, जबकि राजग, बीजद, YSR कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि सभी पार्टियों ने न तो इस कानून का विरोध किया है और न सभी पार्टियों ने इस कानून का समर्थन किया है। जहां विपक्षी गठबंधन INDIA ने इसका विरोध किया, वहीं कुछ पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया। अब विरोधियों ने विरोध क्यों किया? क्या कह रहे हैं विरोध करने वाले? उन विरोधियों का कहना है कि इसके तहत केंद्र सरकार संघीय ढांचे को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, जो संबंध है, उसको प्रभावित किया जा रहा है इस कानून के तहत। दूसरी बात, विपक्ष का कहना है कि इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों पर हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है। तीसरी बात, विपक्ष का कहना है कि इसका सरकार अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लेकर आई, उसके माध्यम से उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। लेकिन सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। सरकार का क्या कहना है? सरकार कह रही है कि दिल्ली जो है वो एक राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होना जाहिर सी बात है। ये केंद्र सरकार का कहना है। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने कहा कि जब दिल्ली को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब अनुच्छेद 245A के आधार पर सेवाओं से संबंधित अधिकार केंद्र सरकार को दिए गए थे। तीसरी बात, केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार को यानी संसद को विधेयक लाने का संविधान सम्मत अधिकार है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है कि हाँ, संसद विधेयक ला सकती है। यह अधिकार उसको संविधान से प्राप्त है और इसी अधिकार का प्रयोग करके हमने एक विधेयक लाया, जिसको हमने कानून बनाया है। अब ये कानून क्या कहता है उसको जानते हैं। कानून के तहत एक 3 सदस्यीय राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। 3 सदस्यीय
राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि लोक सेवा प्राधिकरण होगा तो ये लोक सेवकों यानी सिविल सर्वेंट्स से संबंधित प्राधिकरण होगा, जो यही प्राधिकरण निर्णय लेगा कि किस लोक सेवक को कहाँ नियुक्त करना है, किसका तबादला करना है, कहाँ तबादला करना है और किस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है। ये सभी निर्णय कौन लेगा? यही प्राधिकरण लेगा। इस प्राधिकरण में 3 सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे? इस प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। दूसरा, इसमें 2 सदस्य और भी होंगे, एक होंगे मुख्य सचिव और दूसरे होंगे गृह विभाग के प्रधान सचिव। अब ये जो दोनों सचिव हैं ये तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। और राज्य सरकार से संबंधित कौन है? सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। 2 सदस्य हो गए केंद्र सरकार से, एक सदस्य हो गए राज्य सरकार से। तो यहाँ पर बहुमत किसका हुआ? केंद्र सरकार का। तो जब बहुमत से फैसला होगा तो बहुमत तो केंद्र सरकार का है, तो निर्णय किसका प्रभावी होगा? केंद्र सरकार का। अब जब संकट तो तब उत्पन्न हो जाएगा जब दोनों जगह अलग अलग पार्टियों की सरकार है। अब जब दोनों जगह अलग अलग पार्टियों की सरकार है तो राज्य सरकार की तो बात माननी नहीं जाएगी, क्योंकि उसके तो एक ही सदस्य हैं और उनका फैसला माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुमत से फैसला होगा और बहुमत तो केंद्र सरकार का होगा। 2 सदस्य उनके होंगे, मुख्यमंत्री तो अकेले होंगे। यही नहीं, अभी तक दिल्ली सरकार जब चाहे विधानसभा की बैठक बुला सकती थी, लेकिन इस कानून के तहत अब विधानसभा की बैठक बुलाने से पहले उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्वीकृति लेनी होगी। यदि स्वीकृति नहीं दी जाती है तो बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अभी तक दिल्ली सरकार जब चाहे विधानसभा की बैठक बुला सकती थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार को विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति लेनी होगी। दूसरी बात ये कि राज्य अधिनियम के तहत गठित आयोगों और बोर्ड के जो सदस्य होंगे उनकी भी नियुक्ति यही सिविल सर्विस प्राधिकरण करेगा। जो भी राज्य अधिनियम के तहत जितने भी आयोग और बोर्ड गठित किए जाएंगे उनमें जो भी सिविल सर्वेंट नियुक्त किए जाएंगे, जो भी सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, उनकी नियुक्ति भी यही सिविल सर्विस प्राधिकरण करेगा। तीसरी बात ये कि केंद्र सरकार के अधिनियमों के तहत भी जो बोर्ड और आयोग गठित किए जाएंगे उनके बारे में निर्णय सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे। उसमें इस प्राधिकरण का कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि केंद्र सरकार के अधिनियम द्वारा जो भी बोर्ड और आयोग गठित किए जाएंगे उनसे संबंधित जो भी निर्णय लेने होंगे उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल को होगा। उसमें इस प्राधिकरण का कोई महत्व नहीं होगा। आप इस मामले को समझिए। तीसरी बात यह कि यदि कोई सचिव चाहे, सचिव यानी कि जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे वो ब्यूरोक्रेट होंगे, सिविल सर्वेंट होंगे, जो यदि कोई सचिव चाहे तो मंत्री की किसी फाइल को रोककर लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज सकता है। यानी कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी फाइल को रुकवा सकती है। आपको मैंने इस कानून के सभी प्रावधानों को लगभग बताया है। आप इस कानून को समझिए, उसके बाद आप इसके पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं, अपने तर्क के साथ हमको अपने विचार जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।